सिया एक आदमी के साथ राणावत के घर पहुंच गई थी। उसे केशु और रूही की जान बचाने के लिए तेज प्रताप और राणावत की बात माननी पड़ी। उन दोनों के कहने पर सिया समर्थ से रिश्ता तोड़कर बिना बताए केशु को लेकर नागौर से निकल गई। दूसरी ओर पुष्कर की बारात हवेली के लिए निकल चुकी थी। मंदिर में बस शिवम, समर्थ, हेमंत, पृथ्वी और रेवती बचे थे। समर्थ शिवम को उन सब के साथ घर भेजकर सिया को ढूंढने लगा। दूसरी ओर राणावत के एक आदमी ने पृथ्वी की गाड़ी को जाते हुए देखकर राणावत को फोन किया। राणावत अपने घर के हॉल में तेज प्रताप के साथ बैठकर शराब पी रहा था। राणावत ने कॉल पिक की और बात करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या खबर है? सामने से एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, राठौड़ परिवार की आखिरी गाड़ी मंदिर से निकल चुकी है, जिसमें ठाकुर समर्थ है। उसकी बात सुनकर राणावत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, वो गाड़ी घर नहीं पहुंचनी चाहिए, रास्ते में ही उसको उड़ा दो, समझे? जी मालिक। इतना सा जवाब देकर उस आदमी ने कॉल कट कर दी और राणावत ने खुश होकर कहा, अब आया मजा। अब पूरे नागौर पर इस विश्वजीत राणावत का राज होगा, क्योंकि अब मुझे रोकने वाला वो ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ इस दुनिया में नहीं रहेगा। राणावत की बात सुनकर तेज प्रताप ने खुश होकर कहा, राजकुमारी सिया फिर से विधवा हो जाएगी। राणावत और तेज प्रताप जोर जोर से हंसने लगे। वो इस बात से बेखबर थे कि समर्थ तो अभी जिंदा है और वो मंदिर में सिया को ढूंढ रहा था। तभी समर्थ का फोन बजा। उसने जेब से अपना फोन निकाला और कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। उसने जैसे ही फोन कान पर लगाया, सामने से कुछ ऐसा बोला गया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर्थ ने बौखलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ताऊसा, नहीं। राठौड़ हवेली में बारात पहुंच चुकी थी। घर की सब औरतें घर के अंदर नई बींदनी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। पुष्कर, छवि और घर के बाकी मर्द मेहमानों के साथ घर के बाहर खड़े थे। गंगा ने लता से कहा, लता जरा फोन तो कर, रेवती जीजी को कहाँ रह गई? उनके बिना गृह प्रवेश की रस्म पूरी कौन करेगा? वो घर की बड़ी है, ये रस्म तो वही करेंगी। लता ने रेवती को फोन किया तो फोन नहीं लगा। फिर लता ने कहा, जीजी फोन नहीं लग रहा। गंगा रेवती की बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही नेत्रा के रोने की आवाज आई। मासा! आवाज सुनकर सब नेत्रा की ओर गए। वहां पर नेत्रा बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। सबने उसे देखकर पुकारा, नेत्रा! नेत्रा के पास ही उसका फोन पड़ा था। उसमें से विजय की आवाज आ रही थी, हेलो नेत्रा छोरी, तू रोना बंद कर, हम है ना? भाई सा और भाभी सा नहीं रहे तो क्या हुआ, हम तो हैं। वो आवाज काफी तेज थी। उस आवाज को सुनकर सब बौखला गए। लता ने झट से फोन उठाकर बोला, फंच के बापू सा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहा अपनी नेत्रा से? वो बेहोश क्यों हो गई? विजय ने लता को समझाते हुए कहा, लता मेरी बात आराम से सुनो। पृथ्वी भाई सा जिस गाड़ी से घर लौट रहे थे उसमें ब्लास्ट हो गया है। उस गाड़ी में भाई साहब, भाभी सा, शिवम और हेमंत थे। वो सब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। ये सुनते ही लता के हाथ से फोन छूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर सब औरतें घबरा गई। गंगा ने लता को संभालते हुए पूछा, लता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लता ने रोते हुए कहा, जीजी, रेवती जीजी, पृथ्वी भाई सा, शिवम और हेमंत हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी गाड़ी में धमाका हुआ और सब बर्बाद हो गया। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गंगा तो अपना माथा पीटते हुए रोने लगी, क्योंकि उसने आज न सिर्फ अपनी बहन जैसी जेठानी और भाई जैसे जेठ को खोया था, बल्कि उसने अपने सगे बेटे को भी खोया था। सब औरतें रो रही थी कि तभी एक नौकर वहां आया और आते ही बोला, ठाकुरानी सा, बाहर बारात। नौकर इतना ही बोला था कि गंगा ने उसे गुस्से से घूरा और वो चुप हो गया। मधु ने अपने आंसू साफ करते हुए गंगा से कहा, काकी सा, हमारे परिवार के साथ जो भी बुरा होना था हो गया। आप ये सब छोड़कर पुष्कर और छवि के गृह प्रवेश की रस्म कीजिए। नई बींदनी को दरवाजे पर कब तक खड़ा रखेंगी आप?
मधु की बात सुनकर गंगा अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधे दरवाजे की ओर गई। दरवाजे पर पुष्कर और छवि खड़े थे। गंगा ने गुस्से में कहा, पुष्कर, तुम्हारा छोरा है तो अभी के अभी इसे घर छोड़कर आ। इस छोरी को मैं अपनी बींदड़ी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। गंगा की बात सुनकर सब हैरान हो गए। पुष्कर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मासा? आप छवि से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्या किया है इसने? गंगा ने छवि को कोसते हुए कहा, मेरे छोरे, मेरे जीजी और मेरे पृथ्वी भाईसा को खा गई ये डायन। सब हमें छोड़कर चले गए। इस मनहूस के कदम इस घर में पड़ने से पहले ही खून की नदियां बह गई हैं। इस घर में आगे पता नहीं क्या क्या बुरा होगा। मैं और बुरा नहीं होने दूंगी। छोड़ आओ इसे वापस इसके घर। ये अब इस घर में नहीं आ सकती। इसका कोई रिश्ता नहीं है इस घर से। गंगा की कड़वी बातें सुनकर छवि रोने लगी और गंगा उसे कोसते हुए सबको ब्लास्ट के बारे में बताने लगी। इस तरह पूरा राठौड़ परिवार सदमे में चला गया। गंगा ने छवि को अपनी बींदनी मानने से मना कर दिया और उसे वापस घर भेज दिया। रूही को राणावत के आदमी उसके घर में छोड़कर गए थे। जिस वजह से उसके साथ क्या हुआ था रूही नहीं जान पाई और ना ही कोई और कुछ भी पता कर सका। सिया के अचानक गायब होने की वजह से राठौड़ परिवार को लगा कि शायद उसका किडनैप हुआ है, तो पुलिस उसे ढूंढ रही थी। 3 दिन बाद रेगिस्तान के बीचों बीच एक खाली सड़क पर 3 गाड़ियां एक लाइन में चल रही थी। बीच वाली गाड़ी में सिया का भाई शिव बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती के साथ अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने सिंपल सलवार सूट पहन रखा था। शिव ने बिगड़ते हुए अपने बगल में बैठी लड़की से पूछा, ये सब कब से चल रहा है सिया? मुझे बताने का कष्ट करोगी? मैं तुम्हारा भाई हूँ, दुश्मन नहीं। सिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सीरियस होकर जवाब दिया, 1 महीना पहले से। शिव ने फिर से बिगड़ते हुए कहा, ओह, तो ये सब उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुम लंदन से इंडिया आई थी। और अब ये भी बता दो कि केशु की ये हालत कैसे हुई? सिया ने झूठा बहाना बनाया और बोली, मैं और केशु दोनों एरिका का पता लगाने राजस्थान गए थे और राघव के भाई तेज प्रताप ने केशु को किडनैप कर लिया। उसी ने केशु की ये हालत की है। मुझे केशु को छुड़ाने के लिए जैसलमेर की रियासत उसे लौटानी पड़ी। शिव ने कहा, तुम कोई झांसी की रानी नहीं हो सिया, जो अकेले ही राजस्थान में उस चुड़ैल को ढूंढने निकल गई। तुम्हें पता है ना उसने हमारे माँ बापूसा के साथ क्या किया था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम... इतना कहकर वो चुप हो गया। सिया ने भी शिव को देखकर सामने से बिगड़ते हुए कहा, मैं मर जाती, अच्छा ही होता ना। एक काम करो, तुम ही मार डालो, कम से कम जान तो छूटे इस बेफिजूल की जिंदगी से। शिव ने सिया की बात सुनकर गुस्से में कहा, पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे जवाब दे रही हो? सामने से सिया ने भी गुस्से में जवाब दिया, हाँ, हो गई हूँ पागल। तुम्हारी वजह से पागल हुई हूँ। जब से तुम्हारे पास आई हूँ ऐसे ही सवाल किए जा रहे हो, बिगड़े जा रहे हो। एक बार प्यार से बात नहीं की तो क्या बोलूं मैं? बताओ, क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? शिव ने चिढ़ते हुए कहा, लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं और तुम मुझ पर ही बिगड़ रही हो। शिव अभी बोल ही रहा था कि तभी दूसरी लड़की ने कहा, सर, आप और मैम दोनों रियल में भाई बहन ही हो या फिर दुश्मन हो? शिव ने उस लड़की पर बिगड़ते हुए कहा, अंबिका, चुपचाप बैठी रहो। ये हम दोनों भाई बहन का मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर रहो, समझी? शिव की बात सुनकर अंबिका का मुंह उतर गया। सिया ने शिव को कड़वी नजरों से देखते हुए कहा, शिव, उस पर गुस्सा मत करो। अंबिका, इसकी बात का बुरा मत मानना, सगा भाई है मेरा, पर जब भी गुस्सा होता है तो ऐसे ही बिगड़ता है। शिव, आज के बाद ऐसे पेश मत आना अंबिका के साथ। तुम भूलो मत कि अंबिका... इतना कहकर सिया चुप हो गई। शिव ने झट से दांत पीसते हुए कहा, सॉरी अंबिका। अब खुश सिया? सिया ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए कहा, हाँ। फिर सिया ने अंबिका से कहा, अंबिका, मुझे मैम मत बुला करो,
मेरा नाम सिया है, तो तुम मुझे सिया बोला करो। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये शिव तुम्हें कुछ बोले तो मुझे बताना, इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अंबिका ने उन दोनों की बातें सुनकर मन में कहा, शिव सर एक नंबर के खड़ूस हैं, लेकिन इनकी बहन बिल्कुल भी इनके जैसी नहीं है। गुस्सेल है पर स्वीट भी है। शिव ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब सिया, वैसे अब हम फुई बा के घर जा रहे हैं। तुम तो वैसे यहाँ कई बार आई हो। शिव की बात सुनकर सिया का गुस्सा गायब हो गया और वो स्माइल करते हुए बोली, मैं और बड़ी दादी हर रक्षाबंधन पर कच आया करते थे, क्योंकि तुम तो अमेरिका में थे, तो मैं पराग भाई को राखी बांधने आया करती थी। पराग भाई दिया जीजी, छुटकी, अल्पू, लीला, काकी और मोहन काका सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। गोमती फुईबा, उनका क्या? शिव ने सिया के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सवाल किया। ये सुनकर सिया की स्माइल गायब हो गई और वो थोड़ा सीरियस होकर बोली, शिव, गोमती फुईबा दादीसा के भाई की बेटी है, पर वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं है। एक औरत होते हुए वो औरतों से भेदभाव करती है। शिव ने बिगड़ते हुए कहा, पता नहीं तुमने उन्हें कैसे झेला होगा। सिया ने शिव को देखते हुए कहा, मुंह में मत बड़बड़ाओ, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। शिव ने सिया को देखते हुए कहा, सिया, वैसे जब तक मेरा और पराग भाई का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, हम लोग गोमती निवास में ही रहने वाले हैं। मतलब 2 महीने तक हमारा नया ठिकाना कच्छ होगा। मैं वहीं से मेरा और पराग भाई का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट मैनेज करूंगा। तो अब तुम्हें और अंबिका को वहां के हिसाब से रहना होगा। शिव की बात सुनकर अंबिका ने पूछा, सर, वहां के हिसाब से आपका क्या मतलब है? शिव अंबिका को कोई जवाब देता उससे पहले ही सिया ने जवाब देते हुए कहा, वहां के हिसाब से मतलब हम दोनों को वहां के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वहां हमें घाघरा चोली पहनना होगा, घर से बाहर जाने से पहले परमिशन लेनी होगी, हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी पाबंदियां होगी हम लड़कियों पर, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। सिया की बात सुनकर अंबिका को चिंता होने लगी तो शिव ने कहा, जस्ट चिल अंबिका, आज तो हवेली में कोई नहीं होगा, क्योंकि पूरा परिवार गोमती फुईबा को अहमदाबाद छोड़ने गया है। वो तीर्थ यात्रा के लिए मथुरा जाने वाली है। उन्हें वापस आते आते काफी दिन लग जाएंगे, तो आज रात हम तीनों अकेले ही होंगे, पर कल आएगा तूफान। शिव की बात सुनकर सिया ने मन में कहा, तूफान तो मैं नागौर में छोड़कर आई हूँ, पता नहीं वो तूफान कभी थमेगा या नहीं। क्या सिया को ढूंढ पाएगा समर्थ? क्या छवि को मिल पाएगा कभी राठौड़ परिवार की बींदनी का हक? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया को मजबूरी में समर्थ को छोड़कर जाना पड़ा। राणावत ने उसके जाने के बाद समर्थ को मारने के लिए समर्थ की गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, लेकिन उसमें समर्थ नहीं बल्कि शिवम, पृथ्वी और रेवती के साथ हेमंत था। इस वजह से समर्थ बच गया, पर उसका पूरा परिवार इस हादसे की वजह से सदमे में चला गया। गंगा ने छवि के कदमों को मनहूस मानकर उसे अपनी बहू मानने से मना कर दिया। छवि को गृह प्रवेश के बिना ही वापस भेज दिया गया। सिया को हर्ष और उसकी पुलिस फोर्स ढूंढने में लगी हुई थी। सबको लग रहा था कि सिया किसी खतरे में होगी, लेकिन सिया तो खतरे से भागकर अपने भाई शिव के पास कच्छ आ गई थी। नागौर में राठौड़ हवेली में मातम मनाया जा रहा था। नेत्रा को इस गम से निकलने के लिए राधिका, युग और रूही के साथ अलवर उसके ननियाल भेज दिया गया था। गंगा की रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। पूरा परिवार सफेद कपड़े पहने हॉल में बैठकर शोक मना रहा था। आसपास वाले लोग भी शोक सभा में शामिल होने आए थे। समर्थ चुपचाप शोक सभा में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी हर्ष, धीरू और कुछ आदमियों के साथ वहां आया। उसने समर्थ से कहा, समर्थ, मुझे तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी है। हर्ष समर्थ को लेकर हवेली के बाहर गार्डन में आया। हर्ष ने अपने साथ आए आदमियों को देखते हुए समर्थ से कहा, समर्थ, ये तुम्हें सिया के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक आदमी ने समर्थ के सामने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब, शादी वाली रात मैंने आखिरी बार आपकी पत्नी को राणावत्स के घर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा।
दूसरे आदमी ने सिर झुकाकर समर्थ से कहा, और मैंने उनको एक छोरे के साथ नागौर से बाहर जाते हुए देखा था। वो छोरा अट्ठे का नहीं लग रहा था, पर उनके साथ आपकी पत्नी बहुत खुश लग रही थी। उस आदमी की बात सुनकर समर्थ गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, जिससे वो आदमी डर गया। समर्थ ने गुस्से में कहा, थारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारी लुगाई के बारे में ऐसा बोले? तुम्हारी लुगाई मने छोड़कर किसी और के साथ कभी ना जावेगी, कभी नहीं। समर्थ को गुस्से में देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगे। समर्थ को शांत करते हुए हर्ष ने कहा, शांत हो जाओ समर्थ, पहले इनकी बात ध्यान से सुन लो। ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। हर्ष ने सिया का मंगलसूत्र समर्थ के सामने कर दिया। उसे देखकर समर्थ की पकड़ उस आदमी के कॉलर पर से ढीली हो गई। समर्थ ने झट से मंगलसूत्र अपने हाथों में लिया। हर्ष ने समर्थ को समझाते हुए कहा, हमने इन्वेस्टिगेट किया है, हमें यही पता चला है कि सिया राणावत के साथ मिल गई थी। उसे इस शादी से आजादी चाहिए थी और राणावत को राठौड़ परिवार से बदला लेना था। दोनों ने मिलकर ये सब किया है। सिया ने राणावत तक खबर पहुंचाई थी कि ताऊसा आखिरी गाड़ी में है, और राणावत ने ही सिया की मदद की है केशु के साथ यहाँ से भागने में। सिया अपने दोस्त केशु के साथ ही भागी है। हर्ष की बात सुनकर समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। समर्थ चुप था, पर उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था। समर्थ को भरोसा दिलाते हुए हर्ष ने कहा, तुम चिंता मत करो समर्थ, हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तुम बस ताऊसा की जिम्मेदारियों को संभालो। अब तुम्हें हुकुमसा की गद्दी को संभालना है। समर्थ ने गुस्से में कहा, मने वो छोरी हर हाल में चाहिए। मैं उसको अपने हाथों से सजा दूंगा, और मैं उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगी मारे से। समर्थ ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके पीछे से उसके काका विजय की आवाज आई, छोरा तुम्हें जो करना है कर लेना, पर 13वीं के बाद हुकुमसा की गद्दी पर बैठकर उस पद की जिम्मेदारी निभानी है तुझे। समर्थ झट से विजय की ओर मुड़ा, जो कि उसके भाइयों के साथ खड़ा हुआ था। सत्या ने समर्थ को भरोसा दिलाते हुए कहा, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, उस छोरी को तो हम सब हर हाल में ढूंढ लेंगे। आप हुकुमसा की गद्दी संभालिए, हुकुमसा की गद्दी को आपकी जरूरत है। समर्थ ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, मैं हुकुमसा कैसे बन सकता हूँ? तुम्हारे पर पहले से ही मुखिया पद की जिम्मेदारी है। समर्थ की बात सुनकर विजय ने उसे समझाते हुए कहा, मुखिया पद की तुम चिंता मत करो, देवजीत को लेने के लिए गया है, वो इस पद की जिम्मेदारी संभाल लेगा। सबके समझाने पर समर्थ हुकुमसा की गद्दी संभालने के लिए मान गया, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। समर्थ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी सिया को ढूंढकर उसका खून करना चाहता था। उसने विजय को जवाब देते हुए कहा, ठीक है काकुसा, 13वीं के बाद मैं हुकुमसा की गद्दी संभाल लूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ देर अकेला रहना है। इतना बोलकर समर्थ अपनी जीप लेकर हवेली से निकल गया। उसको जाते हुए देखकर सबको उसकी चिंता हो रही थी, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सब चुप थे। हर्ष और धीरू उन आदमियों को लेकर वहां से चले गए और बाकी लोग वापस हवेली में चले गए। समर्थ देर रात को वापस हवेली आया। तब तक सब घर वाले अपने अपने कमरे में थे। समर्थ ने अपने हाथ में दारू की बोतल पकड़ रखी थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने दारू पी रखी है। समर्थ जैसे ही कमरे में आया, उसकी नजर सबसे पहले पलंग पर गई। ये नया पलंग था और उसकी हेडरेस्ट पर सिया और समर्थ का नाम लिखा हुआ था। उसे देखकर समर्थ को सिया के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे, जिससे समर्थ को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में दारू की बोतल पलंग पर मारकर तोड़ दी और बेडसाइड की टेबल पर रखे लैंप को उस पर फेंक दिया, जिससे बेड में आग लग गई। समर्थ ने आग को देखते हुए खुद से कहा, ये आग इस पलंग में नहीं, मारे दिल में लगी है। तूने मारे को धोखा देकर अच्छा ना किया, इसकी सजा तो तने मिलकर रहेगी। जितना मैं जल रहा हूं उतना ही थारे को जलाऊंगा।
उसके कमरे के बाहर से एक नौकर ने गुजरते हुए आग देख ली तो वो बौखलाते हुए वहां से भाग गया। उसने शोर मचाया, आग आग, ठाकुर साहब के कमरे में आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर सारे घर वाले दौड़कर वहां आए तो समर्थ के कमरे में आग देख सब डर गए। सभी समर्थ की ओर बढ़ गए। लता ने समर्थ को देखते हुए कहा, छोरा तू क्या कर रहा है? रतन ने परेशान होकर उससे पूछा, समर्थ तू ठीक तो है ना? समर्थ चुप खड़ा उस आग को देख रहा था। सत्या ने समर्थ को संभालते हुए कहा, समर्थ भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? हर्ष ने समर्थ को समझाते हुए कहा, समर्थ ये क्या पागलपन है? तुम इस आग के पास क्यों खड़े हो? चलो यहाँ से। समर्थ ने सिया के नाम को देखते हुए गुस्से में कहा, इस तरह आग में जलाऊंगा उस छोरी को। उसको धोखा देने की सजा देनी है मने। तब तक मैं ऐसे ही दिल में गुस्से की आग लेकर उसे ढूंढता रहूंगा। मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। समर्थ की बात सुनकर सबको उसकी चिंता होने लगी। रतन को सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। रतन ने झल्लाकर कहा, अब सब लोग यहाँ खड़े पूरे कमरे के जलने का इंतजार कर रहे हो क्या? समर्थ को बाहर लेकर जाओ और नौकरों से बोलो आग बुझाए। कहीं पलंग से आग की लपटें कमरे में न फैल जाए। रतन की बात मानकर सबने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सब लोग समर्थ को लेकर कमरे से बाहर आ गए और हर्ष समर्थ को अपने कमरे में ले गया। नौकर आग बुझा रहे थे। रतन ने समर्थ के कमरे को देखते हुए मन में कहा, मेरे छोरे के दिल में आग लगाकर पता नहीं वो छोरी कहाँ घूम रही होगी। एक बार मिल जाए वो छोरी, उसे तो उसके किए की सजा मैं देकर रहूंगा। मेरा पूरा घर बर्बाद करके पता नहीं किसके घर में चैन से सो रही होगी। पूरा राठौड़ परिवार सिया से गुस्सा था। उन्हें लगता था कि ये सब सिया ने किया है, पर सिया को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी उसे राठौड़ परिवार की चिंता हो रही थी। अपनी फूई बा गोमती के घर में सिया रात के वक्त अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में चली गई। सिया ने चांद को देखते हुए कहा, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे समर्थ जी, पर जो भी सोच रहे होंगे मुझे विश्वास है वो गलत नहीं होगा। आप मुझे कभी गलत नहीं समझ सकते। मैं मजबूर थी और मेरी मजबूरी मैं किसी को भी नहीं बता सकती। समर्थ के बारे में सोचते सोचते सिया की आंखें नम हो गई थी। वो वही बालकनी में बैठ गई और उसे वही नींद आ गई। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो उसने खुद को बालकनी में पाकर धीरे से कहा, हे राम जी, मैं यहीं सो गई थी। सिया खुद को संभालो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी ना किसी को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। सिया वहां से उठी और गुजराती कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सिया गुजराती घाघरा चोली पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। सिया ने अपनी नाक में चांदी की नथ, कानों में ईयरिंग और हाथों में मोटे कंगन पहने हुए थे। वो आज पूरी गुजराती छोकरी लग रही थी। सिया ने अपने दुपट्टे को कमर पर घाघरे में अटकाकर गुजराती स्टाइल में ओढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी कमर पर पड़ी, जिस पर अभी भी हल्के हल्के निशान थे, जिसे देखकर सिया ने रुंधे स्वर में मन में खुद से कहा, जैसे आपके प्यार का ये निशान मेरी कमर से धीरे धीरे मिट रहा है, वैसे ही मेरा प्यार भी आपके दिल से धीरे धीरे मिट जाए समर्थ जी। मैं आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती, पर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि कोई और आपकी जिंदगी में आ जाए और मेरी जगह ले ले। मैं आपकी जिंदगी के लिए खतरा नहीं बनना चाहती। ऐसा बोलते बोलते सिया की आंखें नम हो गई। सिया ने मन में कहा, सिया ये क्या कर रही हो? अगर तुम रोई और तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। भूलो मत कि तुम कहाँ आई हो। इस जगह पर किसी को भी तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अभी तो अपने दुश्मनों से खुद को बचा रही हो, लेकिन फिर तुम्हें समर्थ जी को उनके दुश्मनों से बचाना होगा। सिया ने अपने आंसू साफ किए और अपनी कटार कमर से बांधकर रेडी होकर हवेली से बाहर निकल गई। कुछ घंटों बाद सिया ने अपने हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी, जो वो अभी अभी एक लाइब्रेरी से लेकर आई थी। वो बाजार से गुजर रही थी कि तभी कुछ गोलियां चलने की आवाज आई।
आवाज सुनते ही सब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान का शटर बंद कर दिया। लोग शोर मचाने लगे, भागो भागो! सब लोग डर कर वहां से भागने लगे। ये सब देखकर सिया हैरान थी। उसने मन ही मन में सोच विचार किया। सिया ने मन में कहा, हे राम जी, ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे डर के भाग क्यों रहे हैं? कुछ देर में सारा बाजार खाली हो गया। तभी एक वेल ड्रेस्ड लड़का भागता हुआ एक गली से निकलकर सिया की तरफ आया। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर था। वो सिया से कुछ दूर पहुंचा था कि तभी उसके पीछे से एक गोली चली और सिया की चीख निकली। कौन है ये लड़का? किसे लगी है ये गोली? क्या समर्थ सिया का सच पता कर पाएगा? कब तक छुपा पाएगी सिया अपनी शादी का सच अपने परिवार से? क्यों कहा सिया ने कि समर्थ के दुश्मन उसके अपने भी है? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कंग्रेचुलेशंस! इस कहानी पर आपको 60% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहानी सुनते रहिए ऑफर खत्म होने तक। राणावत ने सिया के खिलाफ सारे गलत सबूत लाकर उस पर इल्जाम लगा दिया कि सिया राणावत की हेल्प करके केशु के साथ भाग गई है। ये बात समर्थ तक पहुंची तो समर्थ गुस्से से भर गया। समर्थ नफरत की आग में जलने लगा। वो अब बस सिया को ढूंढकर उसे सजा देना चाहता था। यही उसका मकसद था। दूसरी तरफ सिया इन सब बातों से बेफिक्र गुजरात में नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रही थी कि तभी उसके सामने एक नई मुसीबत आ गई। सिया बाजार में अकेली जा रही थी कि तभी उसे एक लड़का मिला जिसके पीछे से अभी अभी गोली चली थी। सिया से कुछ दूर वो लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी बाजू को छूकर गोली गुजरी थी। उसके पीछे कुछ गुजराती कपड़े पहने हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे और उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी जिसका निशाना वो लड़का था। लड़का अपनी खून से लथपथ बाजू पकड़कर जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक आदमी लड़के पर बंदूक पॉइंट करते हुए बोला, तुम्हारो आखिरी समय आ भी गयो। आदमी ने बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखी ही थी कि तभी सिया ने अपनी बुक उसके हाथ पर दे मारी और गोली का निशाना चूक गया। आदमी के हाथ से छूटकर गन नीचे गिर गई और सबकी नजर सिया की ओर गई। सिया निडरता से खड़ी थी। लड़का सिया को ऊपर से नीचे तक देखकर मन ही मन में बोला, ये कौन है? इसको पहले कभी तो यहाँ नहीं देखा। तभी एक आदमी सिया को देखकर गुस्से में बोला, ए लड़की, हमारे काम में टांग मत अड़ा। तू जानती नहीं है हम कौन है। सिया ने लड़के को सहारा देकर खड़ा किया और सामने खड़े आदमी से कहा, जानती हूँ, कायर हो तुम सब के सब। वो लड़का सिया के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उस आदमी ने सिया की बात सुनकर अपनी दूसरी बंदूक निकालते हुए कहा, तू बहुत बोल रही है, अभी तेरा मुंह बंद करता हूँ। सिया ने आंखें छोटी करके उस आदमी से कहा, ये लो, फिर से कायरता वाली हरकतें करने लगे। एक निहत्थे इंसान पर गोली चलाना एक मर्द को शोभा नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग मर्द हो या? ये कहकर सिया चुप हो गई। ए लड़की, हमें ललकार मत, वो आदमी गुस्से में बोला। तो सिया ने उसे घूरते हुए कहा, अभी तक तो मैंने नहीं ललकारा था, लेकिन अब ललकार रही हूँ। हिम्मत है तो बिना हथियारों के मुझसे दो दो हाथ करके दिखाओ। बोलो, है हिम्मत? सिया की बात सुनकर सभी आदमी हंसने लगे। वही वो लड़का सिया की बात सुनकर डर गया। उसे सिया की चिंता होने लगी। उसने सिया को देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखिए, जो भी आपका नाम है, आप इन सब से दूर रहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। सिया ने उसकी बाजू देखकर मुंह बनाते हुए कहा, देख रही हूँ, ऐसे तो तुम जरूर कर लोगे अपनी मदद। अब आप चुप रहिए। सिया ने अपने कंगन कसते हुए कहा, हंसी ठिठोली हो गई हो तो मैदान में आओ। उस आदमी ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, ए छोकरी, हम लोगों से पंगा मत ले।
તમારી પતલી કમર તૂટ જાएगी। તમે નિપટના તો અમારે બાएं हाथનું કામ છે। उस आदमी ने बंदूक जेब में रखी और सिया पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने सिया की ओर अपना मुक्का बढ़ाया तो सिया ने उसका मुक्का पकड़कर वार रोक दिया। सिया ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक उसूल है, मैं पहले किसी पर हाथ नहीं उठाती और अगर कोई मुझ पर हाथ उठाए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिए बिना पीछे नहीं हटती। ऐसा बोलकर सिया ने आदमी के मुक्के वाला हाथ मरोड़ दिया और जिससे उस आदमी की चीख निकल गई। लड़का सिया को आंखें फाड़ कर देख रहा था। उस आदमी की चीख सुनकर उसके साथी सिया की ओर अटैक करने के लिए बढ़े। उनको देखकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजा आएगा। सिया अब उन आदमियों पर अपने मुक्के लात बरसाते हुए भिड़ गई। सिया ने उन लोगों को बुरी तरह पटक पटक कर पीटा और वो लोग सिया से पिटकर भाग गए। सिया ने अपनी बुक उठाई और उसे साफ करते हुए लड़के को देखे बिना ही सवाल किया, आप ठीक तो हो ना? लड़के ने अपनी बाजू को देखकर कहा, देख लीजिए खुद ही। सिया ने लड़के की चोट देखकर थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे आपका तो काफी खून बह रहा है, चलिए डॉक्टर के पास। लड़के ने मना करते हुए कहा, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे आपका खून बह रहा है, डॉक्टर के पास चलिए। सिया फिर से उस लड़के को समझाने लगी पर उसने सिया को मना करते हुए कहा, नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसे देख लूंगा। उन लोगों से निपटने के लिए थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, आप सच में बहुत बहादुर हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, ये सब करना तो मेरा फर्ज था। लड़के ने सवाल किया, वैसे आपका नाम क्या है? सिया ने जवाब देते हुए कहा, सिया। और आपका? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक। आपका नाम सिया है लेकिन हरकतें अंबे माँ जैसी हैं। सिया ने जवाब देते हुए कहा, हर औरत में माँ अंबे वास करती है मयंक जी, समय आने पर वो खुद प्रकट होती है। अच्छा, अब मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, आप ध्यान से घर जाइएगा। सिया वहां से चली गई। मयंक उसे जाते हुए देख रहा था। जब चारों ओर शांति हो गई तो दुकानें फिर से खुल गई। वहां पर मयंक को देखकर उनको लगा वो गुंडे मयंक ने भगाए हैं, इसलिए सब एक साथ उसकी जयकार करने लगे, ठाकुर मयंक की जय। अपनी जयकार सुनकर मयंक ने हाथ दिखाकर उनको शांत किया और मुस्कुराते हुए मन में कहा, वाह सिया, काम आपका और वाहवाही मेरी करवा दी आपने। मयंक भी वहां से चला गया। गोमती निवास में सिया बुक के साथ जैसे ही हवेली में एंटर हुई, उसके कान में एक औरत की कड़कती हुई आवाज पड़ी, कौन थी वो छोकरी? आवाज सुनते ही सिया के कदम पत्थर की तरह जम गए। सिया ने मन में कहा, ओह, फूहीबा लौट आई है, इसका मतलब पराग भाई, दिया जीजी, काका काकी भी लौट आए होंगे। सिया ने अपनी गति तेज की और हॉल के बगल से निकलकर अंदर की ओर भाग गई। हॉल में एक औरत सोफे पर रानी की तरह बैठी हुई थी। उसने गुजराती घाघरा चोली और गहने पहन रखे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा था। शिव उसके पास खड़ा था। उस औरत के सामने जमीन पर सिर झुकाकर वही सब आदमी बैठे हुए थे जिनको सिया ने पीटा था। उनमें से एक आदमी ने सिया को भागकर अंदर की ओर जाते हुए देख लिया। उसने झट से उसे और इशारा करते हुए कहा, गोमती बहन, वो रही छोकरी। गोमती और शिव ने पीछे मुड़कर देखा तो सिया की पीठ उनकी ओर थी। गोमती ने एक नजर शिव की ओर देखा तो उसने लाचारी से अपनी गर्दन झुका ली। शिव ने मन में कहा, सिया, तुमने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। दूसरी ओर सिया एक कमरे में गई। कमरे में बेड पर एक बैग पड़ा हुआ था और एक सांवली सी लड़की उसमें से कपड़े निकाल रही थी। उस लड़की ने गुजराती घाघरा चोली पहन रखा था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। सिया चुपके से उसके पीछे गई और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। उस लड़की ने चौंकते हुए कहा, कौन है? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लड़की सिया के हाथों को छू कर पता करने लगी कि कौन है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिया। सिया ने हाथ उठाकर स्माइल करते हुए कहा, दिया जीजी। फिर सिया और दिया गले मिली। दिया कोई जवाब देती उससे पहले ही गोमती वहां आ गई और दरवाजे के पास से ही बोली, तुमने खुद तो कोई ढंग का काम किया नहीं
अब मेरे काम में टांग अड़ा रही हो। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोमती को गुस्से में देखकर दिया डर के मारे कांपने लगी थी। गोमती की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां आ गए। सभी गोमती और सिया को देखकर डर गए थे। सिया ने असमंजस से सवाल किया, अब मैंने क्या कर दिया? शिव आगे आकर गोमती से बोला, फुईबा वो कल ही आई है, इसे यहाँ के बारे में नहीं पता था, इसे जाने दीजिए। गोमती के भाई मोहन ने गोमती को समझाते हुए कहा, गोमती, सिया इतने सालों बाद आई है और तुम इसके साथ ऐसे व्यवहार कर रही हो। गोमती ने सिया को घूरते हुए गुस्से में कहा, यहाँ आई हो तो चुपचाप लड़कियों की तरह रहो, ये लड़कों वाली हरकतें करना बंद करो, समझी? सिया को गोमती की बात पर गुस्सा आ रहा था, पर शिव उसे शांत रहने के लिए इशारे कर रहा था, इसलिए वो चुप थी। गोमती वहां से चली गई। उसके जाते ही सब सिया के पास आए। शिव ने सिया को पूछा, तुमने क्या किया है? सिया ने असमंजस से पूछा, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मैंने क्या किया। शिव ने सिया को जवाब देते हुए कहा, तुमने फुईबा के आदमियों को पीटा है। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, वो फुईबा के आदमी थे, पर वो तो किसी को मारने वाले थे। शिव ने सिया को समझाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ नहीं आएगी, कल सुबह मेरे साथ चलना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम सबसे मिलो। सिया मुस्कुराते हुए सबसे मिली और उसने अपनी काकी लीला से सवाल किया, आप सब तो यहाँ आ गए, पर अल्पू नहीं आई, अल्पू कहाँ है? ये नाम सुनते ही दिया, लीला, मोहन और पराग के चेहरे पर उदासी छा गई। पराग ने बात बदलते हुए सिया को देखकर कहा, अब ऐसे मटमेले कपड़े पहने यही खड़ी रहोगी या नहाने भी जाओगी? जाओ नहा लो, बाकी बातें डिनर पर करेंगे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं नहाकर आती हूँ, खाने डिनर पर अल्पू से बात करूंगी। वैसे तो सिया प्यार से उस लड़की को अल्पू बोल रही थी, लेकिन उसका नाम अल्पा था। पर सभी घर वाले सिया के मुंह से अल्पू से मिलने वाली बात सुनकर उदास हो गए। सिया वहां से चली गई थी। पराग ने लीला से कहा, काकी, सिया को अल्पा से दूर रखना, पहले से ही माँ उससे गुस्सा है। अब अगर उसे अल्पा के बारे में पता चला तो वो इंसाफ की देवी बनकर फिर से माँ के सामने खड़ी हो जाएगी। लीला ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है डिकरा। पराग की बात मानकर सब अपने अपने कामों में वापस से जुट गए। दूसरी तरफ नागौर में राठौड़ हवेली की छत पर समर्थ अपने भाइयों के साथ था। सत्या ने समर्थ को समझाते हुए कहा, भाई साहब, वंश अयोध्या जाकर उस छोरी का पता लगा लेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत अभी यहाँ पर है। समर्थ ने गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहा, म्हारी लुगाई बन के आई थी वो छोरी, उसके बारे जानने का हक म्हारे को है। उसने म्हारे ताऊसा, ताईसा और छोटे भाई शिवम के साथ साथ हेमंत को मारा है। इतने खून करने के बाद वो बच नहीं सकती म्हारे हाथ से। मैं और वंश दोनों जाएंगे उस छोरी का पता लगाने, समझ गया? समर्थ का गुस्सा देखकर उसके सब भाई चुप हो गए। समर्थ ने मन में कहा, चतुरी, जहां से ये सब शुरू हुआ था वहीं पर ये सब खत्म होगा। मैं थारे को ढूंढकर वापस लाऊंगा। थारे हिस्से में म्हारा प्यार नहीं नफरत लिखी है और वो थारे को झेलनी पड़ेगी, चाहे जहां भी चली जा तो, लेकिन मुझसे बच ना पाएगी। समर्थ ने फैसला कर लिया था सिया को अयोध्या जाकर ढूंढने का। दूसरी ओर गुजरात में सिया नहाकर अपने कमरे में वापस आई तो उसे शिव का सामना करना पड़ा। शिव को देखकर सिया ने पूछा, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो? शिव ने आंखें छोटी करके सिया को घूरते हुए कहा, सिया, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने उस पर एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन मेल की है, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शिव की बात सुनकर सिया को याद आया कि उसका फोन तो राणावत के घर ही छूट गया था। सिया ने शिव को जवाब देते हुए कहा, शिव, मेरा फोन गुम हो गया है। शिव ने सिया का जवाब सुनकर बौखलाते हुए कहा, क्या? सिया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा फोन अगर किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो तुम्हारे साथ उस हादसे में बचे सब लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सिया ने मन में खुद से कहा, ये मैंने सोचा ही नहीं कि उस फोन से तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल सकता है। मेरे दुश्मन उसका यूज करके पता नहीं क्या करेंगे।
क्या समर्थ सिया के बारे में पता लगा पाएगा? क्या सिया का फोन बनेगा सिया की नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Congratulations! इस कहानी पर आपको 60% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहानी सुनते रहिए ऑफर खत्म होने तक।